नमस्कार दोस्तों, 11 मई 2020 की समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य का नदी तट जिसके नज़दीक प्रतिवर्ष ऑलिव रिडले कछुआ प्रजाति का प्रजनन चक्र संचालित होता है। आपके ऑप्शन है ए ऋषिकुल्या, बी महानदी, सी वामाधारा और डी सिलरू। जी हाँ दोस्तों, आपका सही उत्तर है ए ऋषिकुल्या। ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं को प्रशांत ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, यह मुख्यतः प्रशांत महासागर में आते हैं, इसीलिए इन कछुआ प्रजाति को प्रशांत ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ भी कहा जाता है। यह प्रतिवर्ष उड़ीसा समुद्र तट पर लाखों की संख्या में उपस्थित होकर अपना प्रजनन चक्र, जिसे बोलते हैं अंडों का विसर्जन, भी संचालित करते हैं या करते हैं, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष मई के महीने में यहाँ पर ऑलिव प्रजाति के छोटे छोटे बच्चे अंडों से बाहर निकलकर समुद्र तट की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रजनन चक्र प्रतिवर्ष ऋषिकुल्या नामक नदी तट, जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, वहां पर संचालित होता है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि ऋषिकुल्या नदी तट उड़ीसा में स्थित है। यह तट जिन जानवरों या जिन कछुआ प्रजाति के लिए मुख्यतः फेमस है, वह है प्रशांत हिंद और अटलांटिक महासागर के गर्म जल में उपस्थित होने वाले ऑलिव कछुओं की प्रजाति के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि यह कछुआ प्रजाति विश्व के सबसे बड़े जल जीव संरक्षण संगठन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन भी कहा जाता है, द्वारा रेड लिस्ट में आरक्षित है। जी हाँ, अति विशिष्ट रेड लिस्ट में आरक्षित है। क्यों आरक्षित है? क्योंकि यह संख्या में बहुत कम हो गए हैं। अब दोस्तों, इन कछुओं के बारे में जो मेमोरेबल या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, यह कछुआ प्रजाति एक मांसाहारी कछुआ प्रजाति है, यानी यह मांसाहार का सेवन करती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ऋषिकुल्या नदी, जो कि आपको इसका प्रश्न का उत्तर है, उसके संदर्भ में इस नदी का उद्गम क्षेत्र दरिंगबाड़ी है, जो कि उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। जी हाँ, जिसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है, दरिंगबाड़ी पहाड़ी क्षेत्र या हिल स्टेशन, जहां से ऋषिकुल्या नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वह अनुसंधान संगठन जिसके द्वारा न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव नामक बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। जी हाँ, आपके ऑप्शन है ए DRDO, बी CSIR, सी TIFR और डी WIHG। दोस्तों, यह 4 ऑप्शन देश के प्रमुख अनुसंधान संगठनों के शॉर्ट नेम है। तो आपका इसका सही उद्देश्य है या सही आंसर है, जी हाँ, बी CSIR। CSIR को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी कहा जाता है। दोस्तों, CSIR को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में दूरदर्शी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत CSIR को न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव नामक बहुउद्देशीय परियोजना का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। अब इस पूरी परियोजना, जिसका इतना बड़ा नाम है, उसके संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में NMITLI भी कहा जाता है। यह पूरी परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालित की जा रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश में औद्योगिक विकास के साथ वैज्ञानिक संदर्भ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा प्रदान करना है। यानी जितने भी नए नए अनुसंधान करने हैं, वह इस परियोजना के अंतर्गत CSIR द्वारा किए जाते हैं। अब दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि CSIR ने इस परियोजना, जिसे NMITLI कहा जा रहा है, इसके तहत मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने की घोषणा की है। यानी वह एक नई परियोजना का संचालन, इस परियोजना के तहत एक नए कार्यक्रम का संचालन करेगा, जिसमें मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसे HMABS भी कहा जा रहा है, को जनरेट करेगा। और यह किस उद्देश्य से किया जा रहा है? यह कोविड-19 एंटीवायरस जो वायरस है उसकी एंटीबॉडी तैयार करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हाल ही में इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर
बायोलॉजिकल रिसर्च ने एक दावा किया था कि उसने कोरोना वायरस का दवाई या एंटीबॉडी विकसित कर ली है। तो यह एंटीबॉडी मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि भारत के CSIR द्वारा विकसित करने के लिए नए कार्यक्रम का संचालन किया गया। अब दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह एंटीबॉडी उच्च तापमान प्रोटोन विनिमय झिल्ली प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही जनरेट की जा सकती है या उत्पादित की जा सकती है या एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, और यह एक्सट्रैक्शन उस वायरस के शरीर में से निकाला जाता है। तो इसीलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट औद्योगिक या वैज्ञानिक परीक्षण होगा जो कि CSIR द्वारा NMITLI परियोजना के तहत किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक और अच्छा उदाहरण बता देता हूं जो कि विशेष तथ्य है कि CSIR ने 1950 में भारत का पहला सिंथेटिक ड्रग जिसे क्लोवालोन भी कहा जाता है को विकसित किया था, और वर्ष 1967 में देश का प्रथम ट्रैक्टर जिसे स्वराज भी कहा जाता है को विकसित भी CSIR द्वारा किया गया था। यानी यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है A 10 मई, B 11 मई, C 12 मई और D 13 मई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जी हाँ, B 11 मई। यह दिवस 11 मई 1995 को पोखरण राजस्थान में आयोजित ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण के 5 परीक्षण के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा 1995 की 11 मई को और 13 मई को भारत सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जो कि तत्कालीन समय में भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए थे, और उस परमाणु परीक्षण को 11 और 13 मई को किया गया था, और इसमें टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, और यह परीक्षण को किस नाम से दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और इसी उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को आयोजित किया जाता है। अब दोस्तों इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको बता देता हूं कि जो 5 परमाणु विस्फोट किए गए थे, जो परीक्षण किए गए थे, उनमें से एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण था जो कि 1995 के समय में विश्व स्तर पर सिर्फ 5 देशों के पास में हाइड्रोजन बम बनाने और उसका संचालन या विस्फोट नियंत्रित वातावरण में करने की जैसे बोल सकते हैं कि परीक्षण के प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई थी। तो यह ऑपरेशन कौन सा था? शक्ति। अब इस पूरे के पूरे परीक्षण का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति जो कि तत्कालीन समय में DRDO के अध्यक्ष भी थे, मुख्य वैज्ञानिक भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत रत्न भी हैं 1997 में। जी हाँ, पॉइंट नंबर 4 के अंदर मैंने लिख दिया 1997 में भारत रत्न दिया गया था। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 11 मई को ही भारत के स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्के विमान हंसा 3 और DRDO द्वारा विकसित त्रिशूल मिसाइल जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है को विकसित किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और बता देना चाहता हूं कि इस पूरे परीक्षण में भारत के 2 भारत रत्न ने योगदान दिया था। एक भारत रत्न थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया, जबकि दूसरे भारत रत्न 2015 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कि तत्कालीन समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि भारत का 11 मई 1995 को जो परीक्षण किया गया था, उस परीक्षण से पूर्व भारत ने 1974 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में एक परमाणु परीक्षण और किया था जो कि 18 मई 1974 को किया गया था, और उस सफल परमाणु परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, और वह भी पोखरण राजस्थान फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है, वह उच्च स्तरीय समिति जिसके द्वारा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पदों को पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई। आपके ऑप्शन है A शेख तरकर, B BN श्रीकृष्ण, C संजय कोठारी और D गुरप्रीत सिंह संधू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है A शेख तरकर या शेख खतकर। अब दोस्तों वर्ष 2016 में दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पदों को पुनर्गठित करने की सिफारिशों हेतु एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल शेख तरकर द्वारा की गई थी। हाल ही में इस समिति द्वारा केंद्रीय रक्षा मंत्री को यह विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
इस समिति द्वारा लड़ाकू क्षमता और रक्षा व्यय को संतुलित करने के उद्देश्य से कुल 9300 से अधिक पदों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है, जिसका मुख्य कारण लड़ाकू क्षमता और रक्षा व्यय को संतुलित करना है। अब दोस्तों, यह जो पद समाप्त कर दिए गए, उन पदों पर जो कार्य किया जाता था, उस संदर्भ में रक्षा मंत्रालय को समिति द्वारा वर्तमान समय के कार्मिकों द्वारा संपादित किया, ये कार्य जो होगा वो संपादित किया जाएगा। ऐसा कार्य जो संपादित नहीं किया जा सकता उसे आउटसोर्स किया जाएगा, जो कि देश में प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक या रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करेगा। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज देश की सबसे बड़ी निर्माण और मेंटेनेंस एजेंसी भी है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी निर्माण और मेंटेनेंस एजेंसी है। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण और विशेष तथ्य बता देता हूँ। यह मिलिट्री सर्विसेज मुख्य रूप से भारतीय सेनाओं, आयुर्विज्ञान कारखानों, DRDO और भारतीय तटरक्षक बलों सहित सशस्त्र बलों के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण कार्यों का प्रबंधन और संचालन करती है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1923 को कर दी गई थी, यानी भारत की आज़ादी से पहले यह सेवाएं संचालित थी। अब दोस्तों, आपका आज का 5वां और सबसे लास्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किन बैंकों को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत लाया गया? आपके ऑप्शन है ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी लघु वित्त बैंक, सी सहकारी बैंक और डी पेमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी सहकारी बैंक। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहकारी बैंक को सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत लाने की घोषणा की। अब दोस्तों, सरफेसी अधिनियम क्या होता है? सरफेसी अधिनियम को सिक्योरिटाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एसेट एक्ट भी कहा जाता है। अब दोस्तों, सिक्योरिटाइजेशन यानी सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन यानी वापिस से बनाना, ऑफ फाइनेंशियल यानी आर्थिक, एसेट्स यानी वस्तु, एंड एनफोर्समेंट यानी लागू करना, ऑफ सिक्योरिटी इंटरस्टेट इंटरेक्ट एक्ट को लागू करने का किया गया था। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा उच्चारण में भूल गया मैं। अब दोस्तों, यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम वित्तीय संस्थानों को अलग अलग तरीके से संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। अब दोस्तों, इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य। यह अधिनियम सरफेसी अधिनियम कहला जाता है, जो कि 2002 में पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर निष्पादकारी संपत्ति, जिसे NPA बोला जाता है, को हल करना है। जी हाँ, NPA को हल करना और वास्तविक रूप से जो लोन दिया गया है उसमें जो एसेट्स यानी जो आपने गिरवी रखा है उसकी वास्तविक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यह अधिनियम सेवारत है। इसका मुख्य उद्देश्य गैर निष्पादनकारी संपत्ति हल करना, साथ में ऋण वसूली न्यायाधिकरण की व्यवस्था भी करना है। यानी अगर आपने ऋण दे दिया है तो उसकी वसूलीकरण की न्यायाधिकरण की व्यवस्था को भी देना। और अगस्त 2016 में सरफेसी अधिनियम में संशोधन किया गया, यानी सरफेसी अधिनियम 2002 को संशोधित प्रारूप सरफेसी अधिनियम 2016 में किया गया। अब दोस्तों, मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम में लाने का फैसला सुना है, जिसका मुख्य कारण सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनिमय नियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों की परिभाषा में शामिल करना है। जी हाँ, इसका प्रमुख उद्देश्य सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों की परिभाषा में शामिल करना और ऋण वसूली न्यायाधिकरण की व्यवस्था करना और लास्ट में गैर निष्पादनकारी यानी NPA को हल करना है। दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।